नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव प्रचार। छतरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। कहा, कांग्रेस के खेमे में अब सरकार बनाने के सपने नहीं, जमानत बचाने की चिंता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अशोकनगर में रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सागर में रैली। कांग्रेस नेता सीपी जोशी के विवादित बयान पर चुनाव आयोग का नोटिस। नाथद्वारा के रिटर्निंग ऑफिसर ने कल सुबह 11 बजे तक मांगा जवाब। 21 नवंबर को दिए विवादित बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जताई थी आपत्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत जारी। वुहान में अप्रैल में हुए शिखर सम्मेलन के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा। सीमा पर शांति बनाए रखने के उपायों के साथ साथ कारोबार बढ़ाने पर भी चर्चा। मालदीव में नई सरकार के गठन के बाद पहली उच्च स्तरीय यात्रा। विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद का 4 दिवसीय भारत दौरा। संबंधों में आए तनाव को दूर करने पर होगा जोर। और इतिहास रचने से महज एक कदम दूर मैरी कॉम। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में 48 किलो भार वर्ग में यूक्रेन की हना ओखोटा से भिड़ंत आज। 57 किलो भार वर्ग में सोनिया चहल की भिड़ंत जर्मनी की ओमेला ग्राबियली से। और सबसे पहले बात 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में जनसभाओं को संबोधित उन्होंने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खेमे में अब सरकार बनाने के सपने नहीं, जमानत बचाने की चिंता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता राज्य में आए बदलाव की साक्षी है और ये बदलाव ना तो राजा लाए हैं, ना ही महाराजा लाए हैं, ये बदलाव तो शिवराज लाए हैं। गत 15 वर्ष में हमारे पूरे बुंदेलखंड में जो बदलाव आया है, उस बदलाव के आप साक्षी हैं। ये बदलाव न राजा लाए हैं, न महाराज लाए हैं, ये तो शिवराज लाए हैं। और भाइयों बहनों, जब आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको याद रखना होगा क्या कारण था कि 15 साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी को चुन चुन करके साफ कर दिया था। किसी कोने में बचने नहीं दिया था। आपका ये गुस्सा क्यों था? आपकी कांग्रेस के प्रति इतनी नाराजगी क्यों थी? ये नाराजगी इसलिए थी कि उन्होंने राजनीति करना, जातिवाद करना, भाई भतीजावाद करना, अपना पराया करना, एक को दूसरे से लड़वाना, समाज में खाई पैदा करना, बंटवारा करवा देना और उसी को वो राजनीति मानते थे
और उसी से अपना चुनावी गणित बिठाया करते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब महज चंद दिन बचे हैं। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार चुनावी कैंपेनिंग में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य के अशोकनगर में रोड शो किया। वो आज शिवपुरी, भिंड और मुरैना में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश में 230 सदस्यों की विधानसभा के लिए 28 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाने हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने सागर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बदलाव के लिए वोट डालने की अपील की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। इससे पहले राहुल गांधी ने कल विदिशा, भोजपुर और बुधनी में धुआंधार चुनावी रैलियों को संबोधित किया। यहाँ पे अस्पताल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यहां पे सरकारी यूनिवर्सिटी मिली? क्या यहां आपका सरकारी अस्पताल अच्छा काम करता है? तो मैं आपको स्टेज से एक बात कहना चाहता हूं और इस बात को आप अच्छी तरह सुन लो। आप इसको अच्छी तरह सुन लो। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आ रही है और आप बना रहे हो, और इसके बाद सरकार आने के बाद आप 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी इस बार भी अपना गढ़ बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश के जिलों, कस्बों और ब्लॉकों में मैराथन चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री प्रदेश में कई रैलियां कर चुके हैं। गृहमंत्री ने कल सिंगरौली और रीवा में 2 चुनावी जनसभाएं की। राजनाथ सिंह ने शिवराज सिंह चौहान के 15 साल के कामों का बखान किया। राजनाथ सिंह ने सिंगरौली और रीवा की जनता से पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कल अलग अलग जगहों पर 12 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अपनी मैराथन सभाओं में शिवराज सिंह चौहान ने जनता के सामने 15 साल का लेखा जोखा रखा। करीब 4 दशकों से विदिशा विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहां की सांसद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां से सांसद रह चुके हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने विदिशा पहुंचकर जाना यहां के ताजा सियासी हालात और विदिशा के शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में की चाय पर चर्चा। राज्यसभा टीवी वोट यात्रा में हम पहुंचे हैं शमशाबाद। शमशाबाद विदिशा से ठीक सटी हुई एक जगह है, यहाँ पर हम करेंगे चाय पर चर्चा। ये बताइए कि आपके यहाँ पर इलेक्शन है, शमशाबाद की, हम विदिशा की बात करते हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है यहाँ पर? यहाँ पर शिवराज सिंह ने अच्छा काम करा है और हमें लगता है कि उनको दोबारा मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे तो बीजेपी का जो है, बीजेपी का ही माहौल है। भाई साहब ये बताएं कि क्या हकीकत है और किस तरह का माहौल अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, खासकर विदिशा में? जिस तरह से जो विदिशा का विकास होना चाहिए था मुख्यमंत्री रहते हुए, मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा का विकास करा है। आप क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब बीजेपी की सरकार में बहुत सारे लोगों को फायदा तो हुआ है और बहुत तरह तरह से फायदा भी हुआ है। जो गरीब जनता है गाँव की, उसको भी फायदा हुआ है। जिसके पास मकान नहीं था उसको मकान भी मिला है, और जिसकी सड़क नहीं थी उसको सड़क भी मिली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने में आई हैं, मतलब कि जो गरीब परिवारों से हैं उनको बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है। चाय पे चर्चा के दौरान हम ये बताते चलें कि 1989 के बाद से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के शिवराज सिंह चौहान से लेकर के सुषमा स्वराज तक ने यहाँ से विदिशा से नुमाइंदगी की है। हमारे साथ एक और साथी हैं चाय पे चर्चा के लिए। क्या लगता है आपको, क्या है ज़मीनी हकीकत? देखो सर, ज़मीनी हकीकत अगर अपन देखें यहाँ की, तो यहाँ बीजेपी 15 साल से राज कर रही है और जिस तरीके से लोकतंत्र का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पर यहाँ पर विकास किया गया है। किसान परेशान हो रहे हैं, युवा बेरोजगार है, उनकी तो इतनी बेकार हालत है कि मतलब कुछ बता नहीं पा रहे। आपका क्या कहना है भाई साहब?
भाई साहब मेरा कहना एक है, मध्य प्रदेश में युवा से लेके किसान, गरीब और अपना ये मतलब भाई एक दूसरे के साथ ही, मतलब ये समझ लो आप भाई साहब कि अनाज बेचते हैं तो 50 बोरा अगर अनाज लेके गए तो हमें 50 बोरा का जैसे 1 लाख रुपए बना तो हमें 10,000 रुपये मिलते हैं, फिर 8 दिन में देते हैं। शिवराज जी कहते हैं भाव अंतर है, 100 में से 15 किसान को भाव अंतर मिलता है और 85 किसान ऐसे ही रह जाते। हवा किधर है? हवा किधर है इस तरफ? खबर इस तरफ तो कांग्रेस की तरफ है इस बार तो हवा। फिलहाल यहाँ पे शमशाबाद में जो पब्लिक पल्स है वो बिल्कुल मिलूजुली जो नब्ज है यहाँ पर है। लोग मानते हैं कि विकास हुआ है और विकास लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि और भी विकास होने की दरकार है। फिलहाल राज्यसभा टीवी की वोट यात्रा में इतना ही। कैमरामैन नारायण सिंह ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। वहीं तेलंगाना में कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसके बाद तेलंगाना के मेडचल में कांग्रेस और टीडीपी गठबंधन ने एक चुनावी रैली की। इस मौके पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही। इसके अलावा प्रदेश में मौजूदा टीआरएस सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। हमारी कांग्रेस पार्टी के साथियों ने तेलंगाना और समाज के हर एक वर्ग की भलाई के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में आपको बताया है, जिसका जिक्र हमारे घोषणा पत्र में विस्तार से किया गया है। चाहे किसानों के हित की हो, युवाओं के रोजगार से जुड़ी हो, बच्चों और महिलाओं के कल्याण की हो या समाज के वंचित वर्गों के उत्थान की हो। किसानों के हित में कुछ करना तो दूर, यहाँ की टीआरएस सरकार ने तो हमारी यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून को भी जानबूझकर नजरअंदाज किया। इस बीच राजस्थान में भी चुनाव प्रचार अभियान में तेजी आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। वसुंधरा राजे ने कल 7 चुनावी जनसभाएं की। अपनी हर जनसभा में मुख्यमंत्री ने 5 साल का हिसाब किताब जनता को बताया। राज्य में हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जितना काम हुआ है उतना आज तक कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने अनूपगढ़ में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। टोंक विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट ने कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जनता से समर्थन की अपील की। कांग्रेस नेता सीपी जोशी के विवादित बयान पर आयोग ने नोटिस जारी किया है। नाथद्वारा के रिटर्निंग ऑफिसर ने रविवार 11 बजे तक जवाब तलब किया है। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि विवादित बयान पर सीपी जोशी ने खेद प्रकट किया, जिसे बीजेपी ने नकार दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सीपी जोशी के विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि सीपी जोशी का बयान कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने तेलंगाना में मतदान की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने कल राजनीतिक दलों को आश्वासन दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कारगर व्यवस्था की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हैदराबाद में चुनाव तैयारियों की 2 दिन की समीक्षा के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि प्रदेश में कुल 32,996 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में 7 दिसंबर को 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। जम्मू डिवीजन और कश्मीर घाटी के 7 जिलों और लद्दाख क्षेत्र के 2 जिलों में वोटिंग जारी है। राज्य में तीसरे चरण में आज 43 पंचायती ब्लॉक में मतदान हो रहा है। इनमें से जम्मू संभाग के 19 ब्लॉक, कश्मीर घाटी में 14 ब्लॉक और लद्दाख क्षेत्र में 10 ब्लॉक शामिल हैं। पोलिंग वाले इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
मतदान दोपहर 2 बजे तक होगा। हरियाणा के निकाय चुनाव में नोटा पहली बार फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट होगा। राज्य चुनाव आयोग ने नोटा का विकल्प दिया है। अगर किसी वार्ड के चुनाव परिणाम में सभी उम्मीदवारों के मत नोटा के मतों से कम निकले तो चुनाव रद्द किया जाएगा। नए सिरे से फिर से चुनाव होगा, जिसमें पहले चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार दोबारा अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होंगी। एक मशीन पर मेयर के प्रत्याशी को वोट दिया जा सकेगा, दूसरे पर पार्षद पद के लिए उम्मीदवार को वोट डाला जाएगा। इन मशीनों में नोटा का बटन भी होगा। मेयर पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 20 लाख रुपए, पार्षद के लिए 5 लाख, नगर पालिका के सदस्य के लिए 2 लाख रुपए रखी गई है। चुनाव जीतने और हारने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 30 दिन के भीतर अपना खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाले को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा के 5 नगर निगमों यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, करनाल और हिसार के 531 लोग इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार इन निगमों के चुनाव लड़े थे, मगर अलग अलग कारणों की वजह से अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। राज्य के कुछ नगर निगमों में 16 दिसंबर को चुनाव होंगे। नतीजों का ऐलान 19 दिसंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि करतारपुर गलियारा भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच एक सेतु का काम करेगा। बर्लिन की दीवार के गिरने का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों के संपर्क को उजागर किया। उन्होंने कहा कि गलियारा बेहतर भविष्य की ओर जाएगा। सिखों के पहले गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि 1947 में जो हुआ सो हुआ। दोनों देशों की सरकारों और सेनाओं के बीच मुद्दे बने रहेंगे और सिर्फ समय ही हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। जन से जन का संपर्क की मजबूती को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या कभी किसी ने सोचा था कि बर्लिन की दीवार गिरेगी। मैं मानता हूं कि करतारपुर का ये निर्णय सन 47 में जो हुआ सो हुआ। कुछ ऐसी बातें होती हुई जो शायद सरकारों, सेनाओं, उसके बीच जो होता होगा। उसके रास्ते कब निकलेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन जन जन का जुड़ाव, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, उसकी एक ताकत होती है। किसने सोचा था कि बर्लिन की दीवार गिर सकती है? शायद गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से करतारपुर का कॉरिडोर ये सिर्फ कॉरिडोर नहीं, जन जन को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। गुरुवाणी का एक एक शब्द उसमें हमें शक्ति दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए समाज के नजरिए को बदलने की कोशिश की। कभी ये नजरिया किसी प्रथा को लेकर था, कभी किसी चलन को लेकर या कभी किसी सोच को लेकर। रोजगार को लेकर भी समाज में एक सोच थी, किसी की नौकरी करें तभी रोजगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना लाकर युवाओं को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए सुविधाएं प्रदान की और मन की बात के जरिए उन्होंने इस योजना को घर घर तक पहुंचाया। हमारे समाज में हमेशा से मानसिकता रही है कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा अधिकारी बने। हमने कभी अपने बच्चों को खुद का कारोबार करने के लिए प्रेरित नहीं किया, जबकि सभी जानते हैं कि नौकरियां सीमित हैं। मोदी सरकार ने इस बात को समझा और युवाओं से अपील की कि अपना खुद का कारोबार शुरू करें। इन युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई। अब बात कुछ ऐसी थी, रोजगार मांगो नहीं बल्कि इतने सक्षम बनो कि दूसरों को रोजगार दे सको। अपने मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना को समझाने की कोशिश की। अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो 3 E's, 3 E, एंटरप्राइज, अर्निंग, एम्पावरमेंट। मुद्रा एंटरप्राइज को एनकरेज कर रहा है, मुद्रा अर्निंग के अवसर पैदा करता है और मुद्रा सच्चे अर्थ में एम्पावर करता है।
छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करने के लिए ये मुद्रा योजना चल रही है। वैसे मैं जिस गति से जाना चाहता हूँ वो गति तो अभी आनी बाकी है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। इतने कम समय में करीब 66 लाख लोगों को 42,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से उन लोगों को मिला, धोबी हो, नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग। और मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि करीब इन 66 लाख में 24 लाख महिलाएं हैं और ज़्यादातर ये मदद पाने वाले SC, ST, OBC इस वर्ग के लोग हैं जो खुद मेहनत करके अपने पैरों पर सम्मान से परिवार को चलाने का प्रयास करते हैं। मुद्रा योजना की 3 श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण के तहत 50,000 से 10 लाख रुपए का कर्ज 10 से 18% की ब्याज दर पर मुहैया कराया जाता है। इस योजना को जनता ने हाथों हाथ लिया और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। साल 2015-16 में 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को 1,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई। 2016-17 में 3 करोड़ 97 लाख से ज्यादा लोगों में 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की गई और साल 2017-18 के दौरान मुद्रा योजना के तहत 4 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को 1,92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई। प्रधानमंत्री की मुहिम का मतलब है छोटे और मझोले कारोबार की अहमियत को समझना और इससे लाभ उठाना। और जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये मुहिम सफल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ में शराब के खिलाफ इन दिनों गांव-गांव में महिलाओं का आंदोलन चल रहा है। कहीं गुलाबी गैंग तो कहीं महिला कमांडो तो कहीं भारत माता वाहिनी के नाम से महिलाएं शाम ढलते ही सड़कों पर निकलकर शराब पीने और बेचने का विरोध कर रही हैं। इसके लिए वो कहीं गांधी के नाम धुन तो कहीं डंडे से भी शराबियों को सबक सिखा रही हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने शराबबंदी के मुद्दे को अहम जानकर अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। देखिए छत्तीसगढ़ से खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब के खिलाफ महिलाओं की मुहिम से जुड़ी इन तस्वीरों को देखिए। महासमुंद जिले के सिरपुर की ये महिलाएं भारत माता वाहिनी और गुलाबी गैंग की सदस्य हैं, जो हर शाम गांव के चौराहे पर ढोल मंजीरे के साथ डेरा डाल देती हैं। 6 महीने पहले शुरू किए गए इस गुलाबी गैंग का मकसद है शराब पीकर सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाना, साथ ही उन्हें जागरूक करना, क्योंकि नशे की लत लोगों के घरों में कलह और मौतों की वजह बन रही है। गुलाबी गैंग का ये तरीका गांधीवादी है। शराब की आदत है लोगों की, उसके खिलाफ आवाज उठाना, और इन्हीं की बदौलत यहाँ पर जो स्थानीय चुनाव के मुद्दे हैं उसमें शराब की भट्टी को बंद करने का जो मुद्दा है वो मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया है। अलग अलग दल के नेता भी करते हैं। हम लोग भारत माता वाहिनी समूह वाले हैं और शराबबंदी के लिए घूम रहे हैं। पीता है, खाता है, घर के औरत को मारता है, पीटता है। पूरा परेशान, धान चाउर सब के थारी बर्तन सब बेच देते। पूरा ये दारू भट्टी बंद होना चाहिए। शराब के खिलाफ राज्य के दूसरे जिलों में भी कुछ इसी तरह के आंदोलन चल रहे हैं। जांजगीर चांपा के इस चारपारा गांव में महिलाओं की एक कमांडो टीम बनाई गई है, जिसका गठन स्थानीय पुलिस की मदद से किया गया है। जो शराब पी कर जाते हैं उसे रोकते हैं, अगर नहीं मानते हैं उसे 112 गाड़ी बुला के थाना जब्त करवाते हैं। दारू के शराब में ये हो जा रहा है, महिला लोग बहुत संख्या में विधवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग उसको रोक लगा रहे हैं कि नशाबंदी पूरा हो। महिला कमांडो की ये टीम पुलिस को शराब पीकर आने वालों की खबर देती है। हम लोग मतलब बदतमीज करते हैं ना, उसको 112 बुलाकर उसमें भेज देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की बहुलता है और इस समुदाय के कई लोग शराब पीने के आदी हैं। इसी के चलते कई बार जहरीली शराब से लोगों के मरने की खबरें भी आती रहती हैं। यही वजह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने शराबबंदी को चुनावी मुद्दों में शामिल किया है।
लेकिन नशे के खिलाफ जारी महिलाओं की ये लड़ाई इलाके में अब कामयाब होने लगी है। छत्तीसगढ़ से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच सीमा वार्ता जारी है। इस दौरान दोनों वुहान में अप्रैल में हुए शिखर सम्मेलन के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। अजीत डोभाल और वांग चीन के सिचुआन प्रांत के दुजियांगयान सिटी में बातचीत कर रहे हैं। दोनों भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं। इससे पहले वांग ने यांग जीची से स्टेट काउंसलर की जिम्मेदारी ली थी। चीन सरकार के पदानुक्रम में स्टेट काउंसलर का पद विदेश मंत्री से ऊपर होता है। वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहले अनौपचारिक शिखर बैठक के बाद दोनों देशों ने व्यापार अधिकारियों के बीच संवाद शुरू किया है ताकि चीन भारत कारोबार में $51 अरब की भरपाई के लिए चीन को भारतीय निर्यात में इजाफा किया जा सके। इसके बाद से भारत से चीन को चावल, चीनी और दवाओं के निर्यात में इजाफे की दिशा में प्रगति हुई है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 4 दिन की यात्रा पर आज भारत आ रहे हैं। मालदीव में पिछले सप्ताह नई सरकार के गठन के बाद किसी प्रतिनिधि की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। सोमवार को अब्दुल्ला शाहिद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत होगी। मालदीव के विदेश मंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा का उद्देश्य मालदीव की पिछली सरकार के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में आए तनाव को दूर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मालदीव की यात्रा की थी। वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए थे। और अब बात खेलों की। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। 5 बार की स्वर्ण पदक विजेता मैरी कॉम विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में आज 48 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन की हानाओ खोटा से भिड़ेंगी। वो रिकॉर्ड 6ठे स्वर्ण पदक से मात्र एक कदम दूर हैं। वहीं मुक्केबाज सोनिया चहल 57 किलो भार वर्ग के फाइनल में मुकाबला खेलेंगी। फाइनल में सोनिया का मुकाबला जर्मनी की उमिला ग्राबियली से होगा। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।